नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है कि हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट के एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्कॉलर के बारे में बात कर रहे हैं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट थिंकर के बारे में बात कर रहे हैं, जिनका नाम प्लेटो है। उनके बारे में हमने लास्ट 3 वीडियोज़ में कई सारी चीज़ों को काफ़ी डिटेल में कवर किया है, जिसमें हमने उनकी लाइफ से जुड़ी हुई कई सारी चीज़ें और उनके आइडियाज़ में मेनली थ्योरी ऑफ फॉर्म या थ्योरी ऑफ आइडियाज़ एंड थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ सोल, ये सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में कवर की हैं। तो अगर आप उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट से विज़िट कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम चीज़ों को और आगे बढ़ाएंगे। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्लेटो का थ्योरी ऑफ फिलासफर किंग या फिलासफर क्वीन क्या था, यानी कि फिलासफर किंग या क्वीन को लेके उनकी जो थ्योरी थी वो क्या थी। अच्छा, प्लेटो की थ्योरी ऑफ फिलासफर किंग या क्वीन को समझने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि प्लेटो का फिलासफर किंग या क्वीन के मेकिंग का क्या प्रोसेस था, वो कैसे बन रहे थे, उनके बिल्डिंग का क्या प्रोसेस था। तो इसके लिए आपको जानना ज़रूरी है कि प्लेटो का थ्योरी ऑफ एजुकेशन क्या था। तो आज इस वीडियो में मेनली 2 चीज़ें कवर होंगी और अगर टाइम मिला तो हम प्लेटो का कम्युनिज्म ऑफ फैमिली और प्रॉपर्टी, ये 2 चीज़ों इनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम पहले प्लेटो का थ्योरी ऑफ एजुकेशन और उसके बाद में शिफ्ट करेंगे थ्योरी ऑफ फिलासफर किंग या क्वीन के बारे में। अब बात आती है कि प्लेटो को क्यों ज़रूरत पड़ी थ्योरी ऑफ एजुकेशन देने की, आखिर ज़रूरत क्या है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियोज़ में भी बात की कि प्लेटो का जो सोल मोटो है वो एथेंस को एक आइडियल स्टेट बनाना है, क्योंकि वो एथेंस से थे, जो कि ग्रीक में है। तो एक तरह से अगर किसी स्टेट को आइडियल बनाना है और उनको लग रहा था कि उस समय की रूलिंग क्लास में ही ज़्यादातर प्रॉब्लम है। ये तो पता था उनको कि इंडिविजुअल के सोल को जब तक सही नहीं किया जाएगा, उसमें कई तरह के वर्चूज़, कई तरह की इनलाइटनमेंट, सोल को इनलाइटन नहीं किया जाएगा, तब तक स्टेट अच्छा नहीं बनेगा। लेकिन उनका सोल फोकस एक तरह से कहें रूलिंग क्लास को अच्छा बनाने में था, गार्जियन क्लास को, जिसमें सोल्जर्स और रूलिंग क्लास आते हैं। तो इसके लिए उनका थ्योरी ऑफ एजुकेशन ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। और ऑन एन एवरेज थ्योरी ऑफ एजुकेशन में वो सिर्फ गार्जियन क्लास की बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि वो रूलिंग क्लास और सोल्जर क्लास की खाली बात नहीं कर रहे हैं, वो प्रोड्यूसर क्लास को भी एजुकेशन देने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए उनका ये थ्योरी ऑफ एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही थ्योरी ऑफ एजुकेशन इंडिविजुअल को हेल्प करेगी कि वो कैसे वो अपने सोल की डायरेक्शन को समझ पाएँ। क्योंकि जब इंडिविजुअल को ट्रू नॉलेज सीख करना होगा, ट्रू नॉलेज खोजना होगा, तो वो डायलेक्टिक के माध्यम से तभी खोज पाएगा जब उसको वो एक तरह से कहें उसका सोल एनलाइटन होगा या उसको चीज़ें पता होंगी, वो एजुकेटेड होगा। प्लेटो का जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन है वो ऑफ कोर्स उस समय की सिचुएशंस जो थी एथेंस की, उनसे इन्फ्लुएंस तो है ही, क्योंकि आप एक तरह से कहें प्लेटो एथेंस की प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, उसके सॉल्यूशन को पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एथेंस की चीज़ों को तो ध्यान में रख ही रहे हैं, साथ में कई और सिटी स्टेट की जो अच्छी बातें हैं उसको एथेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं और वो अपने थ्योरी ऑफ एजुकेशन में स्पेस दे रहे हैं। जैसे कि उस समय के एक सिटी स्टेट जो काफ़ी अच्छा था प्लेटो की नज़र में, वो था स्पार्टा। एथेंस और स्पार्टा की जो लड़ाई हुई, पेलोपोनेसियन वार, जिसमें एथेंस हार गया 27 साल की वार के बाद में, तो उसका वजह यही था कि स्पार्टा काफ़ी ज़्यादा एक तरह से कहें कई मायने में अच्छा था, क्योंकि वहाँ एजुकेशन अच्छा था, और एजुकेशन अच्छा था तो उसी एजुकेशन सिस्टम को वो प्लेटो एथेंस में लाना चाह रहे हैं। तो एथेंस का एजुकेशन सिस्टम क्या था, पहले ये समझते हैं, उसके बाद समझेंगे कि स्पार्टा का एजुकेशन सिस्टम क्या था, और उसके बाद में हम चलेंगे कि प्लेटो की आइडियाज़ क्या हैं। तो एथेंस की एजुकेशन सिस्टम में ऐसा नहीं कि सिर्फ बुराइयां ही भरी थी, कई अच्छी बातें थी, कई खराब बातें थी। तो कुछ अच्छी बातें जो प्लेटो को लग रही थी, प्लेटो के पहले उनके फिलासफर किंग या उनके थ्योरी ऑफ एजुकेशन के पहले क्या अच्छी चीज़ें थी। तो जैसे वहाँ की एजुकेशन सिस्टम में एनालिटिकल रीजनिंग पर, क्रिटिकल थिंकिंग पर, एक तरह से डायलेक्टिक्स पर, मैथ्स पर, इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा था। लेकिन कई सारी ख़राब बातें थी एथेंस की एजुकेशन सिस्टम में। क्या ख़राब बातें थी,
उसमें कंपलसरी एजुकेशन, कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग या कंपलसरी मिलिट्री एजुकेशन नहीं था, जो कि प्लेटो को लग रहा था कि होना चाहिए। वोमेंस को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई थी, बहुत ही पैट्रियार्कल सोसाइटी था। और जब प्लेटो बोलते हैं कि वोमेंस को भी फिलासफर क्वीन बनाने की बात करते हैं, तो उनकी आइडियाज़ काफ़ी रेडिकल नज़र आती हैं। तो उस समय की सोसाइटी में वोमेंस को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही थी, एजुकेशन सिस्टम में खासकर। एथेंस का एजुकेशन सिस्टम प्राइवेट लोगों के हाथ में था, जो सॉफिस्ट होते थे, पेड एजुकेशन देते थे, रेहेटोरिक नॉलेज देते थे, अपना ओपिनियन बेस्ड नॉलेज देते थे, तो उनके हैंड में था। और स्टेट एजुकेशन सिस्टम को कोई मॉनिटरिंग फैसिलिटी नहीं अवेलेबल थी, तो सॉफिस्ट लोग पेड एजुकेशन देते थे, और वो एजुकेशन वही लोग ले पाते थे जो एक तरह से कहें जिनके पास पैसे होते थे। और वो एक तरह से कहें कि सोसाइटी में बहुत ऐसे लोग हैं जो जिनके पास पैसे नहीं हैं, बहुत रिच नहीं हैं, तो वो लोग वंचित रह जाते थे। और इस तरह से सोसाइटी में इनइक्वालिटी काफ़ी बढ़ती जा रही थी। जो अमीर थे वो एजुकेशन लेकर के और अमीर हो रहे थे, और जो गरीब थे वो गरीब होते जा रहे थे। तो ये सिचुएशन थी एथेंस की, और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार वजह एथेंस का एजुकेशन सिस्टम भी है। स्पार्टा के एजुकेशन सिस्टम में प्लेटो को कौन सी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगीं? उसमें कई अच्छी बातें प्लेटो को नज़र आईं, जैसे कि स्पार्टा में जो एजुकेशन था वो स्टेट ओन्ड था, यानी स्टेट कंट्रोल्ड था, स्टेट स्पॉन्सर्ड था। कंपलसरी मिलिट्री एजुकेशन थी, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि स्पार्टा के एजुकेशन सिस्टम में या स्पार्टा में वोमेंस को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही थी मेंस के ही तरह। तो ये सारी चीज़ें जो स्पार्टा के एजुकेशन सिस्टम में हैं, उनको प्लेटो अपने सिटी स्टेट में लाने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए उनका अगर हम थ्योरी ऑफ एजुकेशन समझें, तो जब वो बोलते हैं कि स्टेट पूरा मैकेनिज़्म, अभी हम जब देखेंगे कि पूरा मैकेनिज़्म स्टेट स्पॉन्सर्ड होगा, उसमें वोमेंस और मेंस को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जब वो फिलासफर क्वीन की बात करते हैं, तो वो सारी चीज़ें लगता है कि स्पार्टा से इन्फ्लुएंस्ड हैं। और कई सारी चीज़ें वो एथेंस की भी अच्छी अच्छी चीज़ों को उठाते हैं, जैसे कि रीजन एक तरह से कहें क्रिटिकल थिंकिंग की, या मैथमेटिक्स, जिम्नास्टिक जैसी चीज़ें, डायलेक्टिक्स जैसी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें, तो वो एथेंस की कुछ चीज़ें और स्पार्टा की कई सारी चीज़ों को मिला करके अपना थ्योरी ऑफ एजुकेशन बनाते हैं। अब हम समझते हैं कि उनका थ्योरी ऑफ एजुकेशन जो था, उसका स्कीम क्या था, किस तरह से वो इम्प्लीमेंट करना चाह रहे थे। तो उनका आइडिया था कि सोसाइटी में ना तो किसी की अपनी फैमिली होगी, अगर हम प्रोड्यूसर क्लास को छोड़ दें, बाकी सबकी ना तो रूलिंग क्लास की, ना सोल्जर क्लास की कोई फैमिली नहीं होगी। तो बच्चा इवन प्रोड्यूसर क्लास में भी अगर बच्चा जन्म ले रहा है, तो उस बच्चे को जन्म से 6 साल तक, जन्म के बाद में तुरंत उसकी फैमिली से अलग कर दिया जाएगा, और जन्म से 6 साल तक उसको कई तरह की प्राइमरी एजुकेशन, प्री प्राइमरी एजुकेशन दिया जाएगा। प्री प्राइमरी एजुकेशन में उसको कुछ बेसिक जिम्नास्टिक्स या फिजिकल एजुकेशन या म्यूजिक सिखाया जाएगा, ताकि उसका मोरल डेवलपमेंट हो, उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग हो। क्योंकि बच्चे बचपन में एक तरह से कहें जब छोटे होते हैं, जिस तरह से उनका कैरेक्टर बिल्डिंग किया जाता है, बड़े होकर के वो उसी तरह से निखरते हैं, तो उनकी पर्सनालिटी उसी तरह से डेवलप होती है। तो प्री प्राइमरी सिस्टम में 0 से 6 साल तक ये सिस्टम था। 6 साल से 18 साल तक कई तरह के बेसिक नॉलेज इम्पार्ट करने की बात करते हैं, जिसमें जियोग्राफी, जियोलॉजी, साइंस, मैथ, जिम्नास्टिक, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड करते हैं वो। और फिर उसके बाद में वो पहली स्क्रीनिंग टेस्ट कराने की बात करते हैं कि 18 साल के बाद में एक टेस्ट होगा, और उस टेस्ट को जो लोग क्वालिफाई करेंगे वो आगे बढ़ेंगे, और जो लोग फेल होंगे वो प्रोड्यूसर क्लास, यानी कि वो प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे, उनका एजुकेशन वहीं रोक दिया जाएगा। 18 साल के बाद जो लोग पास होंगे उनको 2 साल तक की मिलिट्री एजुकेशन या मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी, और फिर 20 साल से 30 साल तक, यानी 10 साल, अगले 10 साल तक उनको हायर एजुकेशन जैसे कि मिलिट्री लिटरेचर या और कई तरह की ट्रेनिंग, कई तरह की एजुकेशन उनको दी जाएगी। और 30 साल की उम्र में फिर से एक दूसरा स्क्रीनिंग टेस्ट कराने की बात कहते हैं कि फिर से एक टेस्ट होगा, और उस टेस्ट में जो लोग फेल होंगे उनको सोल्जर क्लास बना दिया जाएगा, और जो लोग पास होंगे वो आगे जाएंगे। और इस तरह से 30 साल की उम्र में अब जो लोग पास हुए हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, और एक तरह से कहें यही आगे चल कर के फिलासफर किंग या क्वीन बनेंगे।
यहाँ आप एक बात ध्यान रखें कि यहाँ पर लड़का या लड़की का कोई भेद नहीं है, सभी को एक तरह से सेम तरह का एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। और इसमें जो लोग जिस भी लेवल पर जिस भी टेस्ट में फेल हो रहे हैं उनको उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा। अगर पहले स्क्रीनिंग टेस्ट में फेल हो रहे हैं तो चाहे मैन हो चाहे वोमेन, उन सबको प्रोड्यूसिंग क्लास में भेज दिया जाएगा, वो प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे। सेकेंड स्क्रीनिंग टेस्ट में अगर फेल हो रहे हैं तो उनको सोल्जर क्लास में भेज दिया जाएगा। सेकेंड स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद में 20 साल तक एजुकेशन दिया जाएगा। उसमें डायलेक्टिक्स जैसी चीज़ें सिखाई जाएंगी 5 साल तक, 30 से 35 साल तक, और 35 से 50 साल तक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सिखाया जाएगा। तो ये काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं। और 50 साल की उम्र में एक तरह से कहें फिर से स्क्रीनिंग टेस्ट हो सकती है, जिसमें अगर मान लीजिए कई लोग हैं, चूँकि एक ही फिलासफर किंग या क्वीन हो सकते हैं, तो कई लोगों में जो लोग पास करेंगे, एक तरह से कहें जो टॉपर होगा उसको फिलासफर किंग या क्वीन बना सकते हैं, और बाकी और जो लोग हैं उनके एक तरह से कहें मिनिस्टर या और लोग रूलिंग क्लास में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो 50 साल की उम्र में प्लेटो का फिलासफर किंग बन रहा है। तो thus at the age of 50 Pasona becomes eligible to be known as philosopher and to take responsibility as a philosopher king or the queen। यहाँ हमने फिलासफर किंग ही सिर्फ लिखा। ये टाइपिंग एक तरह से कहें उस समय जब मैं लिख रहा था तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिलासफर क्वीन की भी बात प्लेटो ने की है। तो आप किंग और क्वीन दोनों को यहाँ जेंडर न्यूट्रल मान के बात समझने की कोशिश कीजिए। अब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लेटो के एजुकेशन सिस्टम का क्या सिग्निफिकेंस था। तो वो स्टेट, प्लेटो का मानना था कि वो ऐसा स्टेट ज़्यादा अच्छा गवर्नड होता है जिसमें जो रूलिंग क्लास है, जो गवर्न कर रहे हैं, वो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं रूलिंग में। क्योंकि जो लोग रूलिंग में इंटरेस्टेड हैं, प्लेटो का मानना था कि वो लोग करप्शन करेंगे, पावर में वो हमेशा बने रहना चाहेंगे, और पावर में बने रहने के लिए वो इलेक्शन अगर हो रहा है तो इलेक्शन में करप्शन करेंगे, या और जो प्रोसेस और जो तरीके हैं उसमें वो करप्शन करेंगे ही करेंगे। तो प्लेटो का मानना था कि 50 साल की उम्र में जो रूलिंग क्लास जनरेट हो रही है वो बहुत ज़्यादा एनलाइटेंड सोल होंगे, उनके पास नॉलेज काफ़ी ज़्यादा होगा, और वो रिलेक्टेंट होंगे रूलिंग के लिए। और जब वो रिलेक्टेंट होंगे तब उनको रूलिंग का पावर दिया जाएगा, तो वो करप्शन नहीं करेंगे, और इस तरह से एक आइडियल स्टेट जनरेट होगा। उनके अंदर कोई पावर नहीं होगा, लस्ट नहीं होगा, एक तरह से कहें मोह नहीं होगा पावर का। उनको जो उनके अंदर प्रेम होगा वो नॉलेज का प्रेम होगा। दे विल एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज दियर ड्यूटी टूवर्ड्स द स्टेट। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ड्यूटी की तरह परफॉर्म करेंगे, और वो अपने पावर का मिसयूज नहीं करेंगे। और सबसे अच्छी बात कि उनको पता है, ऐसे लोग जो 50 साल की उम्र में काफ़ी एजुकेटेड लोग निकल रहे हैं रूलिंग क्लास में, उनको पता है कि लोगों के लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है, तो वो जो डिसीजन लेंगे वो काफ़ी अच्छा होगा। अच्छी बातें क्या है प्लेटो के एजुकेशन सिस्टम की? प्लेटो के एजुकेशन सिस्टम की अच्छी बात ये है कि प्लेटो कोशिश कर रहे हैं जो इविल है, जो प्रॉब्लम है, उसको उसके सोर्स पे ही फिनिश करने की। प्रॉब्लम क्या है? प्लेटो के हिसाब से प्रॉब्लम है दो चीज़, पहली फैमिली और दूसरा प्रॉपर्टी। तो फैमिली और प्रॉपर्टी को तो वो ऑलरेडी फिनिश कर दिए हैं कम्युनिज्म ऑफ फैमिली और प्रॉपर्टी से, आगे हम पढ़ेंगे। और तीसरी चीज़ जो प्लेटो को लगता है कि जो रूलिंग क्लास है वो इग्नोरेंस उसके अंदर ज़्यादा भरा है, मतलब उनको पता नहीं कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। तो प्लेटो अपनी रूलिंग क्लास को इतना एजुकेटेड कर रहे हैं कि उनका सोल एनलाइटेंड हो गए, उनके अंदर लव फॉर नॉलेज है, और ऐसे लोगों को पता है कि सोसाइटी के लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तो ऐसे लोग जो डिसीजन लेंगे वो सोसाइटी के लिए अच्छा ही होगा। ये उसी तरह वाली चीज़ है कि एक डॉक्टर, एक तरह से कहें कि एक डॉक्टर को पता होता है कि मरीज़ के लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तो इसी तरह वाली चीज़ है कि एक फिलासफर किंग या क्वीन को पता होगा कि उसके स्टेट के लिए, सिटी स्टेट के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। प्लेटो के एजुकेशन सिस्टम के बारे में कई तरह के स्कॉलर्स ने कमेंट किया है। कुछ लोगों ने अच्छा कमेंट किया है, कुछ लोगों ने बुरा कमेंट किया है, कुछ लोग क्रिटिसाइज़ किए हैं, कुछ प्रेज़ किए हैं। तो अर्नेस्ट बार्कर या रूसो जैसे और कई स्कॉलर हैं जिन्होंने इनको प्रेज़ किया है। अर्नेस्ट बार्कर का कहना है कि प्लेटोज स्कीम ऑफ एजुकेशन ब्रिंग्स द सोल इनटू दैट इन्वायरमेंट व्हिच इज इन ईच स्टेज ऑफ इट्स ग्रोथ इज बेस्ट सुटेड फॉर इट्स डेवलपमेंट। तो प्लेटो का एजुकेशन सिस्टम
हर एक सोल को, जो इंडिविजुअल का सोल है, उसको एक ऐसे इन्वायरमेंट में लेके आता है जहाँ एक बेस्ट पॉसिबल एक तरह से कहें डेवलपमेंट संभव है। तो सोल के डेवलपमेंट के लिए प्लेटो ने एक अच्छा अरेंजमेंट किया है, वो प्रेज कर रहे हैं। रूसो कहते हैं कि रिपब्लिक जो किताब लिखी गई, जिसमें प्लेटो ने अपने फिलासफर किंग या क्वीन की बात की है, थ्योरी ऑफ एजुकेशन की बात की है, जस्टिस की बात की है, थ्योरी ऑफ फॉर्म की बात की है, उसके बारे में रूसो कहते हैं कि जो रिपब्लिक किताब है वो एजुकेशन पे अभी तक जितनी भी किताबें लिखी गई हैं उसमें सबसे बेस्ट है। तो एक तरह से वो प्रेज ही कर रहे हैं। तो अब हम समझते हैं कि निगेटिव क्या कॉन्स हैं। कई निगेटिव बातें भी प्लेटो के एजुकेशन सिस्टम में हैं। तो पहला ये कि प्लेटो समझ रहे थे कि प्रॉब्लम कहाँ है, लेकिन प्लेटो जो सॉल्यूशन दे रहे हैं वो बहुत ही गलत है। कैसे गलत है? 20 साल की उम्र में जो व्यक्ति एग्ज़ाम फेल किया, एक एग्ज़ाम, महज एक एग्ज़ाम, उससे उसका पूरा जीवन डिसाइड होने वाला है। हो सकता है उसके मन में पैशन हो सोल्जर क्लास में जाने की, लेकिन उसको बाई फोर्स एक तरह से कहें प्रोडक्शन क्लास में भेज दिया गया। 30 साल की उम्र में जो व्यक्ति फेल कर गया उस एग्ज़ाम को, एक टेस्ट को, उसको भेज दिया गया उसको सोल्जर क्लास में। हो सकता है उसको रूलिंग क्लास में जाने का मन हो। तो प्लेटो के एक तरह से कहें एजुकेशन सिस्टम में ये बहुत ही एक तरह से कहें डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है। ऑलरेडी डिटरमाइन है कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। एक एग्ज़ाम आपकी लाइफ को डिसाइड करने वाला है। प्लेटो ने ह्यूमन साइकोलॉजी को काफ़ी ज़्यादा ओवरलुक किया, काफ़ी एक तरह से कहें उसको लेकर के वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक थे, जबकि ऐसा होता नहीं है। इंडिविजुअल, जैसे मान लो किसी का ये मन हो सकता है कि 30 साल के उम्र में भी वो कंट्री को सर्व करे, तो मतलब 20 साल के बाद में, और वो मान लो टेस्ट को फेल कर गया और उसको रूलिंग क्लास में जाना है, तो उसकी ह्यूमन साइकोलॉजी को प्लेटो समझ नहीं पाए। इवन इंडिविजुअल के एक तरह से कहीं लिबर्टी को भी ध्यान नहीं रखा गया। स्टेट के लिए इंडिविजुअल को एक मशीन की तरह ट्रीट कर दिया जा रहा है। 20 साल की उम्र में डिसाइड कर दिया जा रहा है कि वो क्या बनेगा, 30 साल की उम्र में डिसाइड कर दिया जा रहा है कि क्या बनेगा, 50 साल की उम्र में। तो क्या जो 50 साल की उम्र के बाद में रूलिंग क्लास प्लेटो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो लोग रूलिंग करना चाहेंगे। और प्लेटो जैसा कि कह रहे हैं कि जो लोग रूलिंग नहीं करना चाहेंगे, जो रिलक्टेंट होंगे, उनके मन में पावर के लिए कोई लस्ट नहीं होगा, कोई पावर के लिए अट्रैक्शन नहीं होगा। वो पावर को एक तरह से कहें तभी यूज़ करेंगे जब लोगों के लिए अच्छा होगा, उनके मन में नॉलेज के लिए प्रेम होगा। तो क्या ऐसा है? कई बार हम देखते हैं आज के भी ज़माने में, और तब भी था कि इवन 50 साल की उम्र के बाद में अगर कोई रिलक्टेंट है किसी काम को करने में और उसको बाई फोर्स कराया जा रहा है, तो वो कितना अच्छा करेगा। तो प्लेटो यहाँ पर ओवरलुक कर रहे हैं ह्यूमन साइकोलॉजी को। और ये एजुकेशन सिस्टम बहुत ही एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये स्टेट के द्वारा स्पॉन्सर किया जा रहा है। तो जब चीज़ें स्टेट के द्वारा स्पॉन्सर की जाती हैं तो उसको मैनेज कर पाना आसान नहीं होता है। हमने कई कंट्री में देखा है। प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो रसिया की बात कर लें, या इवन चाइना की भी बात करें। चाइना में बहुत बड़े स्तर पे स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन इसके बाद भी चाइना में जो अर्बन एरियाज़ के एजुकेशन सिस्टम है वो रूरल एरियाज़ के एजुकेशन सिस्टम से काफ़ी डिफरेंट है। हालांकि वो स्टेट स्पॉन्सर्ड है, लेकिन उसके बाद भी तो क्या एक तरह से कहें प्लेटो का ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये बहुत एक्सपेंसिव है। इसके बाद भी ये सर्वाइवल एक तरह से कहें इसको सर्वाइव नहीं कराया जा सकता है। प्लेटो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक ओबीडियंट सिटीजन का निर्माण किया जाए, ना कि एक क्रिएटिव सिटीजन का, क्योंकि इंसान को वो करने की आज़ादी नहीं है जो वो करना चाह रहा है। प्लेटो डिसाइड कर रहे हैं कि 20 साल की उम्र में कोई क्या करेगा और 30 साल की उम्र में कोई क्या करेगा। तो क्रिएटिविटी छीन ली जा रही है स्टेट को आइडियल बनाने के उद्देश्य से, जबकि जब इंसान ज़्यादा अच्छा वो काम कर पाता है जब उसको खुला छोड़ दिया जाता है, वो जो करना चाह रहा है वो करे। तो इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। लिमिटेड इन नेचर, बहुत ही लिमिटेड है ये, क्योंकि आप प्रोड्यूसिंग क्लास में जाने के लिए लिमिटेड हैं, और इसके अलावा और कोई फील्ड अगर कोई चाहता तो उसको ऑप्शन नहीं है। आपको अगर 20 साल की उम्र में टेस्ट फेल कर रहे हैं तो आपको जाना ही जाना है प्रोडक्शन क्लास में, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है।
तो ये बहुत ही लिमिटेड है और ये बहुत अब्स्ट्रैक्ट है, बहुत ही थ्योरेटिकल है, ये पॉसिबल नहीं है। इसमें कई तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आएंगी और यही सारी इसकी प्रॉब्लम्स हैं। प्लेटो के एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसिपल या स्टूडेंट हैं, एरिस्टोटल नाम है उनका। उन्होंने प्लेटो के एजुकेशन सिस्टम के बारे में कहा है कि प्लेटो का जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक ऐसे रूलिंग क्लास को जनरेट करने की कोशिश कर रहा है जो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ में बिलीव करते हैं, ना कि इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बिलीव करते हैं। और ऐसा रूलर अच्छा नहीं होता है जो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के बजाय आइडिया वाले वर्ल्ड में ज़्यादा बिलीव करता है या उसमें ज़्यादा उसको एक तरह से कहें विश्वास है। तो एरिस्टोटल एक तरह से कह रहे हैं कि प्रेगमेटिक रूलर चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत यूटोपिक हो, बहुत ही आइडियलिस्टिक हो। तो ये था प्लेटो का एजुकेशन सिस्टम। अब हम चलते हैं प्लेटो के एक तरह से कहें एक दूसरे कॉन्सेप्ट पे, कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड फैमिली एंड प्रॉपर्टी। प्लेटो के एजुकेशन सिस्टम के साथ में हमने प्लेटो के फिलासफर किंग या क्वीन के कॉन्सेप्ट को भी देखा। अब कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट देखते हैं। प्लेटो का जो कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट है वो स्पार्टा से इन्फ्लुएंस था, क्योंकि स्पार्टा में ज़्यादातर चीज़ें स्टेट कंट्रोल्ड हैं और एक तरह से कहें वहाँ कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी और कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स की चीज़ें हैं। तो वहीं से प्लेटो को लगता है कि वहाँ पर कम्युनिज्म ऑफ फैमिली और प्रॉपर्टी है और इसीलिए स्पार्टा ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए वो अपने सिटी स्टेट यानी एथेंस में लाने की कोशिश करते हैं। तो उनका कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी क्या है? कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी प्लेटो जो 3 क्लास सजेस्ट करते हैं, प्रोड्यूसर क्लास और उसके बाद में सोल्जर क्लास और रूलिंग क्लास, इन तीनों लोगों के लिए उनका कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि जो ऊपर के 2 क्लास हैं यानी कि सोल्जर क्लास और रूलिंग क्लास, जिनको वो कॉमनली एक साथ गार्जियन क्लास बोलते हैं, उनका कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी गार्जियन क्लास के लिए है। यानी कि चाहे उनकी कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी हो या कम्युनिज्म ऑफ फैमिली हो, ये गार्जियन क्लास के लिए है, प्रोड्यूसर क्लास के लिए नहीं है। क्यों ऐसा है? क्यों प्लेटो प्रोड्यूसर क्लास को प्रॉपर्टी रखने की इजाज़त दे रहे हैं? उनका मानना है कि अगर प्रोड्यूसर क्लास चूँकि प्रोड्यूसर क्लास जो है वो अपेटाइट से गाइडेड होता है, तो उसके अपेटाइट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और चूँकि वो पावर में नहीं है इसीलिए वो करप्शन नहीं कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना था। इसमें कई खामियां हैं, कई लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया है। तो प्लेटो के कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट सिर्फ गार्जियन क्लास यानी कि रूलिंग और सोल्जर क्लास पे अप्लाई होता है। अब हम ये समझते हैं कि प्लेटो के कम्युनिज्म के कॉन्सेप्ट में कई लोगों ने जो कमेंट किया है, जैसे कि सेवाइन, जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट लिखा है, उन्होंने कहा कि सो फर्मली वाज प्लेटो कन्विंस्ड ऑफ द पर्निशियस इफेक्ट ऑफ वेल्थ अपॉन गवर्नमेंट दैट ही saw नो वे टू एबोलिश द एविल एक्सेप्ट बाई एबोलिशिंग वेल्थ इटसेल्फ। तो सेवाइन कह रहे हैं कि प्लेटो एक तरह से प्लेटो अपने वेल्थ की जो निगेटिव इफेक्ट है, करप्शन जैसी चीज़ें, उससे इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, इतने कन्विंस थे कि बिना वेल्थ को हटाए आप करप्शन जैसी चीज़ें हटा ही नहीं सकते हैं। और इसीलिए प्लेटो गार्जियन क्लास के, अगर हम रूलिंग और सोल्जर क्लास को मिला लें तो गार्जियन क्लास के लिए, चूँकि वो सत्ता में हैं, इसीलिए उनके लिए वेल्थ को हटा के ही वेल्थ के इम्पैक्ट को हटाना चाह रहे हैं। जैसे कि अगर आप किसी के पैर में कोई घाव है तो उस घाव को ख़त्म करने के बजाय प्लेटो बोल रहे हैं कि पूरा पैर ही काट दो। जैसे कि करप्शन वेल्थ की वजह से हो रहा है और करप्शन फैमिली की वजह से हो रहा है, तो ना रहेगी फैमिली और ना रहेगा वेल्थ और ना होगा करप्शन। अच्छा, प्रोड्यूसर क्लास को अलाउ कर रहे हैं क्योंकि वो पावर में नहीं है, वो सत्ता में नहीं है। अब समझते हैं कम्युनिज्म ऑफ फैमिली प्लेटो का। तो फैमिली लगता है प्लेटो को कि फैमिली प्रॉपर्टी से भी बड़ा प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी कोई क्यों रखता है फैमिली के लिए? तो फैमिली ही है जो करप्शन करने के लिए लोगों को फोर्स करती है। फैमिली के लिए प्रॉपर्टी रखेंगे, फैमिली के लिए नेपोटिज्म जैसी चीज़ें होंगी, फैमिली के लिए किसी का रेप मर्डर जैसा चीज़ हो सकता है, तो फैमिली को ही फिनिश करना ज़रूरी है। तो सवाइन प्लेटो के बारे में कहते हैं, एनेक्सिटी फॉर वन चिल्ड्रन इज ए फॉर्म ऑफ सेल्फ सीकिंग मोर इंसीडियस देन द डिजायर फॉर प्रॉपर्टी।
तो ये यही कहना चाह रहे हैं कि चिल्ड्रंस के लिए जो एंग्जाइटी होती है वो प्रॉपर्टी की डिजायर से ज़्यादा अगर हम इंटेंसिटी में बात करें तो वो ज़्यादा है। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्लेटो मान रहे हैं कि फैमिली ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है प्रॉपर्टी से, उसी के बारे में ये बोल रहे हैं। इट्स द फैमिली दैट पीपल वांट टू अर्न मनी, ऑफ कोर्स स्टेट विल डिसाइड हु विल मैरी हूँ। तो कम्युनिज्म ऑफ फैमिली में प्लेटो के ये डिसाइडेड है कि किसी की कोई फैमिली नहीं होगी। फैमिली का मतलब किसी इंसान की कोई पत्नी नहीं होगी और किसी औरत की, यानी कि किसी पुरुष की कोई पत्नी नहीं होगी और किसी औरत की कोई पति नहीं होगा। सबको एक तरह से कहें सभी की फैमिली को एक कर दिया जाएगा और किसी को पता ही नहीं होगा कौन किसका पति है कौन किसकी पत्नी है। और स्टेट डिसाइड करेगा कि किसको किसके साथ शादी करना है। स्टेट क्यों डिसाइड करेगा? प्लेटो का मानना है कि अगर आइडियल स्टेट को बनाना है तो ऐसे लोगों का निर्माण ज़्यादा ज़रूरी है जो दिखने में सुंदर हो सकते हैं या तेज़ दिमाग के हो सकते हैं। तो स्टेट ऐसे लोगों का प्रोडक्शन करेगा, रिप्रोडक्शन करवाएगा जो इस तरह के हायर क्वालिटीज़, हायर वर्च्यूज़ वाले लोग हैं। प्लेटो कहते हैं कि द ओनली पर्पज ऑफ मैरिज इज procreation, only the ablest men are whom will marry women will be permitted to marry so that best race emerge। प्लेटो कह रहे हैं कि मैरिज का वजह ही यही है कि वो प्रोक्रिएशन के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए की जाती है। इसकी वजह से ये जो स्टांचेस इतना कठोर रिमार्क है मैरिज को लेकर के, कई फेमिनिस्ट प्लेटो को क्रिटिसाइज़ करते हैं, आगे हम बात करेंगे। तो प्लेटो का मानना है कि मैरिज बच्चे पैदा करने के लिए होती है और इसीलिए मैरिज को डिसाइड करने का काम स्टेट का होगा और कौन लोग किससे मैरिज करेंगे ये स्टेट डिसाइड करेगा। क्योंकि जब एक अच्छा व्यक्ति एक अच्छा पुरुष एक अच्छे स्त्री से, हम दिमाग में या सुंदरता में बात करें, शादी करेगा और उससे जो बच्चे होंगे तो वो अच्छे ही होंगे, ये मान रहे। एक तरह का आप रेशियल सुपीरियरिटी की बात आप सोच सकते हैं जो जर्मनी में हिटलर ने किया या मुसोलिनी ने इटली में किया। तो इस तरह से कई लोग प्लेटो के कम्युनिज्म को फासिज्म से भी कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं। द चिल्ड्रन विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, और जो बच्चे पैदा होंगे वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे और उनको उस एजुकेशन सिस्टम में डाल दिया जाएगा और उसको स्पॉन्सर किया जाएगा स्टेट के द्वारा। सभी बच्चे एक समान होंगे, तो जो भी बच्चे पैदा होंगे, लेकिन सभी को बच्चे पैदा करने का अधिकार तो नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ जो बहुत एबल पुरुष हैं या बहुत एबल स्त्री हैं उन्हीं को प्रोक्रिएशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप है, ठीक, तो उसको प्लेटो के हिसाब से उसको प्रोक्रिएशन में, उसको मैरिज में पार्टिसिपेट नहीं करना है, क्योंकि उसके द्वारा जो बच्चे पैदा होंगे संभावना है कि वो शायद एक तरह से कहें वो फिजिकली हैंडीकैप हों। तो ये प्लेटो का विचार है, देखिए कितना खतरनाक है। तो ऐसे लोगों के लिए विचार प्लेटो का एक तरह से कहें आइडिया कितनी खराब है। रेशियल सुपीरियरिटी ऐसी चीज़ें। There is an indirect consequence of Plato's communism of family that it results in liberation of women। हालांकि प्लेटो का जो कम्युनिज्म ऑफ फैमिली है वो महिलाओं के लिए कुछ हद तक काफ़ी सही भी है। कैसे? प्लेटो का विचार था कि महिलाओं को फैमिली जैसी चीज़ों से बाहर निकालो, हाउस होल्ड वर्क से बाहर निकालो, क्योंकि ये घर में ही लिमिटेड रहती हैं। पैट्रियार्कल सोसाइटी में अगर आप देखें तो घर का काम ज़्यादातर महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। तो प्लेटो मान रहे हैं कि फैमिली नहीं रहेगी तो महिलाएं पब्लिक अफेयर में आके पार्टिसिपेट करेंगी और इस तरह से वो महिलाओं की लिबरेशन की भी बात कर रहे हैं। तो प्लेटो की आइडियाज़ में एक तरह का कॉन्ट्रास्ट दिखाई दे सकता है। वो इसलिए हो सकता है क्योंकि वो उस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं जिस कंटेक्स्ट में एक सोसाइटी पैट्रियार्कल है और उसका सोल्यूशन यही है कि महिलाओं को लिबरेट कर दिया जाए। और उसके लिए वो जो एक तरह से कहें जो सोल्यूशन दे रहे हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम्स इसलिए हैं क्योंकि आज हम प्लेटो से 2000-2500 साल बाद प्लेटो को पढ़ रहे हैं। तो उस समय की सोसाइटी के लिए शायद वो सही रहा हो या उनकी आइडियाज़ बहुत यूटोपिक रही हों। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्लेटो की जो कम्युनिज्म ऑफ फैमिली है उसकी फीचर्स क्या हैं। पहली बात तो सभी की फैमिली को फिनिश कर दिया जा रहा है, तो एक नेशनलाइजेशन हो रहा है फैमिली का। वुमेन का इमेंसिपेशन होगा क्योंकि वुमेन अब फैमिली के हाउस होल्ड जैसी चीज़ों में व्यस्त नहीं रहेंगी, अब वो पब्लिक अफेयर में भी पार्टिसिपेट करेंगी, स्टेट अफेयर में भी पार्टिसिपेट करेंगी। तो अब उनका इमेंसिपेशन होगा, उनका डेवलपमेंट होगा।
इसमें मेन और वुमेन दोनों के ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम पर ध्यान दिया दिया गया है, क्योंकि अब वो मेन तो ऑलरेडी एक तरह से कहें एलिजिबल थे पब्लिक अफेयर में आने की, लेकिन उस समय की सोसाइटी में सभी मेन एलिजिबल नहीं थे। अगर आप एरिस्टोटल को पढ़ें तो पता चलेगा कि कुछ स्लेब जैसी चीज़ें भी उस समय थीं, तो स्लेब को हटा करके सभी मेन को इक्वल एजुकेशन सिस्टम में लाने की बात कर रहे हैं वो। और चाहे कोई प्रोड्यूसर क्लास भी हो, उसको भी 20 साल तक एजुकेशन देने की बात कर रहे हैं। तो प्लेटो की कम्युनिज्म ऑफ फैमिली में ये चीज़ें हैं कि मेन और वुमेन को एक ग्रेटर फ्रीडम देने की बात की जा रही है, क्योंकि महिलाएं उसके पहले फैमिली जैसी चीज़ों में इंडल्ज थीं, तो उनसे वहाँ को महिलाओं को वहाँ से लिबरेट कराने की बात कर रहे हैं। इसमें सब एक तरह से कहें हाईएस्ट कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करने की बात की जा रही है। ये मोर कंप्लीट एंड लिविंग सॉलिडरिटी ऑफ द स्टेट आर एट एलाई रेट ऑफ द रूलर्स ऑफ द स्टेट। तो सभी को जब ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे महिलाओं को, खास करके एक पैट्रियार्कल सोसाइटी से अलग एक आइडियल स्टेट अगर बनाना है, तो एक तरह से कहें वो अपनी हाईएस्ट कैपेसिटी डेवलप करने की कोशिश कर सकते हैं। मीन फॉर गार्जियन क्लास ओनली। तो प्लेटो का जो कम्युनिज्म ऑफ फैमिली या प्रॉपर्टी है वो सिर्फ गार्जियन क्लास यानी कि रूलिंग और सोल्जर क्लास के लिए है, प्रोडक्शन क्लास के लिए ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रोड्यूसर क्लास जो है वो एक तरह से कहें कि जो गवर्नेंस सिस्टम है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उसमें एक तरह से कहें वो डायरेक्ट उनके द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, तो इसलिए उनको फैमिली और प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का अधिकार दिया जा रहा है। क्योंकि प्लेटो को लग रहा है कि ये करप्शन क्यों ही करेंगे, क्योंकि ये सत्ता में है नहीं, ना ये सोल्जर है ना ये रूलिंग क्लास है, तो कर क्या पाएंगे, ये प्रोडक्शन कर रहे हैं खाली, और प्रोडक्शन तो ज़्यादातर जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो स्टेट खुद ही ले रहा है। तो इस तरह से उनको फैमिली और प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का अधिकार दिया गया है। सेवाइन फिर से आ जाते हैं। सेवाइन का कमेंट है कि द यूनिटी ऑफ द स्टेट इज़ टू सिक्योर। स्टेट की यूनिटी जो है वो सिक्योर करने में है। क्या सिक्योर करने में? प्रॉपर्टी, फैमिली, किसी भी तरह से। और इसीलिए अगर ज़रूरत पड़ी तो प्रॉपर्टी और फैमिली को सिक्योर करने के लिए प्रॉपर्टी और मैरिज, फैमिली जैसी चीज़ों को भी जाना ही होगा। स्टेट को आइडियल बनाने के लिए अगर प्लेटो की नज़र में बात करें तो प्रॉपर्टी और फैमिली सबसे बड़े प्रॉब्लम्स हैं, तो स्टेट के लिए ये सारी चीज़ें जानी चाहिए। प्रोड्यूसर क्लास का नहीं, एक तरह से कहें प्रोड्यूसर क्लास को अलाउ कर रहे हैं क्योंकि वो रूलिंग, वो एक तरह से कहें सरकार में नहीं है। अगर आप सिंपल भाषा में समझना चाहें, जो लोग सोल्जर हैं या जो लोग रूलिंग क्लास हैं वो सरकार में हैं, वो एक तरह से कहें उनके पास अथॉरिटी है, लेकिन प्रोड्यूसर क्लास के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, इसीलिए उसके पास फैमिली और प्रॉपर्टी का अधिकार दे दिया गया है। नेटलशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर हैं जो कई तरह के जो पॉलिटिकल थिंकर हैं उन पर कमेंट करते हैं, उनके बारे में लिखते हैं। तो नेटलशिप का कहना है कि प्लेटोज कम्युनिज्म इज ए सप्लीमेंट्री मशीनरी टू गिव इफेक्ट एंड रीइंफोर्स दैट स्पिरिट व्हिच एजुकेशन इज टू क्रिएट। तो ये कह रहे हैं कि प्लेटो का कम्युनिज्म, जो कम्युनिज्म का आइडिया है वो एक सप्लीमेंट्री मैकेनिज्म है। क्या करने के लिए? एक ऐसी स्पिरिट जनरेट करने के लिए जो प्लेटो अपने एजुकेशन सिस्टम में चाह रहे हैं। प्लेटो के एजुकेशन सिस्टम में आप देखेंगे तो एक 3 तरह के लोगों की क्रिएशन की बात है, और वो भी अलग अलग कैपेबिलिटी की। अगर रूलिंग क्लास की बात करें तो वो दूसरी तरीके से डेवलप किए जा रहे हैं, उनको ज़्यादा एजुकेशन दिया जा रहा है। सोल्जर क्लास को ज़्यादा फिजिकल ट्रेनिंग दी जा रही है, या और कई तरह की बातें सिखाई जा रही हैं। तो प्लेटो का मानना है कि मतलब नेटलशिप कह रहे हैं कि उनकी जो कम्युनिज्म की आइडिया है वो एक सप्लीमेंट्री मशीनरी है, एक तरह से एक सप्लीमेंट्री फोर्स है जो उनके थ्योरी ऑफ एजुकेशन के लिए ज़रूरी है। अर्नेस्ट बार्कर भी कहते हैं कि प्लेटोज स्कीम हैज़ मैनी फैसेट एंड मैनी पर्पज़। कई रूप हैं प्लेटो के स्कीम के, जो कम्युनिज्म का स्कीम है, एजुकेशन का स्कीम है। इट्स ए स्कीम ऑफ यूजेनिक्स, इट्स ए स्कीम फॉर इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन, इट्स ए स्कीम फॉर नेशनलाइजेशन ऑफ फैमिली, इट्स मीन टू सिक्योर ए बेटर स्टॉक, ग्रेटर फ्रीडम फॉर वुमेन एंड फॉर मेन टू डेवलप देयर हाईएस्ट कैपेसिटीज़। मतलब ये कि इसमें वुमेन के एमेंसिपेशन की बात की गई है, नेशनलाइजेशन ऑफ फैमिली की बात की गई है, इसमें ज़्यादा ऑप्शंस हैं फ्रीडम की या अपनी कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करने की, डेवलप करने की।
या अपनी कैपेसिटीज़ को डेवलप करने की। तो ये सारी चीज़ें बार्कर के द्वारा कही जा रही हैं। एंड लिविंग सॉलिडरिटी ऑफ द स्टेट आर एट एनी रेट ऑफ द रूलर्स ऑफ द स्टेट। अगर हम प्लेटो के थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म की बात करें, कम्युनिज्म ऑफ फैमिली और प्रॉपर्टी की बात करें, उनको क्रिटिकली एनालाइज करना चाहें तो ये सच बात है कि प्रॉपर्टी और फैमिली की वजह से करप्शन होता है, और ये बात प्लेटो सही से समझ पा रहे थे। लेकिन फिर दोबारा वही बात कि प्लेटो ने जो तरीका सुझाया है सोल्यूशन, वो गलत था। क्योंकि फैमिली और प्रॉपर्टी जैसी चीज़ें अगर इंसान से छीन ली जा रही हैं तो वो रूलिंग क्लास में सही से काम क्यों करेगा। तो जिसको इम्प्रूव भी किया जाता है। प्लेटो के स्टूडेंट जब एरिस्टोटल अपनी आइडियाज़ दे रहे हैं तो उसमें दिखाई देता है कि किस तरह से प्लेटो में जो कमियां थीं उसको हटा करके एरिस्टोटल उसको उसका सोल्यूशन दे रहे हैं। वो रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रिजर्व रखने की बात कर रहे हैं कि हर इंसान को प्राइवेट प्रॉपर्टी की राइट मिलनी चाहिए, या फैमिली की बात कर रहे हैं, फैमिली भी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। ट्रीटमेंट शुड नॉट बी मोर हार्मफुल देन द डिजीज़। तो ऑफकोर्स अगर फैमिली और प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉब्लम है तो इसके लिए कोई और सोल्यूशन देना चाहिए था। ये नहीं कि आप फैमिली और प्रॉपर्टी को ही हटा दें। जैसे कि आपके पैर में अगर घाव है तो घाव का इलाज किया जाना चाहिए, ना कि आपका पैर काट के हटा दिया जाना चाहिए आपके शरीर से। एरिस्टोटल, कार्ल पोपर या और कई स्कॉलर्स हैं जिनके बारे में हम एकदम लास्ट में बात करेंगे, अगर मौका मिला तो आज, नहीं तो किसी और वीडियो में। ये सब क्रिटिसाइज़ करते हैं काफ़ी ज़्यादा प्लेटो को उनके कम्युनिज्म के लिए। कुछ लोग फेमिनिस्ट बेसिस पे प्लेटो के कम्युनिज्म को क्रिटिसाइज़ करते हैं, कुछ लोग टोटलिटेरियन बेसिस पे, कुछ लोग फासिस्ट बेसिस पे, और कई चीज़ें हैं। कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि प्लेटो एंटी फेमिनिस्ट था, प्लेटो कम्युनिस्ट था, और वो भी मॉडर्न कम्युनिज्म से कंपेयर करते हैं। और टोटलिटेरियन थिंकिंग्स भी प्लेटो के कम्युनिज्म में थी, तो क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। तो प्लेटो बिलीव कर रहे थे बेस्ट चीज़ों में, और इसीलिए वो ये रेडिकल एक तरह से कहें बेस्ट में, परफेक्शन में प्लेटो का बिलीफ ज़्यादा था, और इसीलिए इस तरह का रेडिकल सॉल्यूशन कम्युनिज्म ऑफ फैमिली और प्रॉपर्टी की बात प्लेटो कर रहे हैं। कई लोगों ने प्लेटो को क्रिटिसाइज़ किया है, उसमें एरिस्टोटल, उनके जो स्टूडेंट थे उनको बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किए हैं प्लेटो को, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। एरिस्टोटल का कहना है कि हम एक तरह से कहें कि कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं देना चाहिए एक आइडियल स्टेट के लिए जिसमें लोगों से उनकी फैमिली या प्राइवेट प्रॉपर्टी छीन ली जाए। क्यों? क्योंकि फैमिली और प्राइवेट प्रॉपर्टी के कई सारे अपने पॉजिटिव्स और निगेटिव्स हैं। जैसे अगर हम प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करें तो लोग ज़्यादा मोटिवेशन से हार्डवर्क इसीलिए करते हैं कि उनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है या हो। अगर उनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी ही नहीं तो वो क्यों मेहनत करेंगे। पहली बात, सेल्फ का जो एक तरह से अपनी कीमत पहचानने का अवसर देता है प्राइवेट प्रॉपर्टी। कुछ लोग हैं जो मेहनत करके ज़्यादा ऊपर उठ सकते हैं, ज़्यादा अमीर हो सकते हैं, कुछ लोग हैं जो नीचे रहेंगे, गरीब रहेंगे। तो इस तरह से जो गरीब हैं उनको और जो अमीर हैं उनको अगर आप प्राइवेट प्रॉपर्टी छीन लेंगे तो दोनों बराबर हैं, तो क्यों कोई मोटिवेट होकर काम करेगा। लेकिन जब प्राइवेट प्रॉपर्टी रहती है तो लोग ज़्यादा मोटिवेशन से काम करते हैं कि हमारे पास ज़्यादा प्रॉपर्टी हो और हम ज़्यादा आगे बढ़ें। मैन की प्रॉपर्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पर जिसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है उसको हम ज़्यादा रीजनेबल मानते हैं। आज भी वही है कि जिनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है उनकी छोटी छोटी बातें भी लोग मानते हैं, लेकिन जिनके पास बिल्कुल प्रॉपर्टी नहीं है उनकी बड़ी से बड़ी बातों को लोग नज़रअंदाज कर देते हैं कि ये तो ऐसे ही बोल रहा है। तो प्रॉपर्टी को एक बर्चू की तरह एरिस्टोटल बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी एक बर्चू है, ये छीनना नहीं चाहिए। प्रॉपर्टी कई तरह की स्टेबिलिटी लाएगा सोसाइटी में। लोगों की जब प्रॉपर्टी होती है, लोगों की जब फैमिली होती है तो लोग स्टेबल होते हैं। अदरवाइज़ कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो इधर से उधर कहीं भी आते जाते रह रहे हैं। प्रॉपर्टी अगर है, लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो वो चैरिटी दान भी दे सकते हैं, तो इसलिए प्राइवेट प्रॉपर्टी बहुत ज़रूरी है। एरिस्टोटल फैमिली को लेकर के क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं प्लेटो को। उनका मानना है कि फैमिली एक बहुत ही इमोशनल स्टेबिलिटी का सोर्स है,
लोग एक तरह से कहें प्लेटो सब एरिस्टोटल का मानना है कि इंडिविजुअल जो है वो एक सोशल एनिमल है, एक पॉलिटिकल एनिमल है। तो अगर वो सोशल एनिमल है और आप सोसाइटी से उसकी फैमिली ही छीन ले रहे हैं तो सोसाइटी में उसका है कौन? कहने को सब है लेकिन असल में कोई नहीं है। तो इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि फैमिली रहे। जैसे कि आप प्लेटो के कम्युनिज्म के बारे में कहते हैं प्लेटो कि ए फादर वुड हैव ए 1000 सन एंड ए सन वुड हैव 1000 फादर। तो एक बच्चे का 1000 बाप होगा और 1000 एक तरह से कहें एक पिता के 1000 बच्चे होंगे। पता ही नहीं है तो ऐसा ही होगा ना। एवरी वंस प्रॉपर्टी इज नो वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा प्लेटो मान रहे हैं और ये सच भी है। आज के ज़माने में हम ग्लोबल कॉमन्स की जब बात कर रहे हैं, जैसे कि सी है, एटमॉस्फियर है, क्लाइमेट चेंजेस जो हो रहे हैं, एटमॉस्फियर किसी का अपना तो नहीं है, तो ये ग्लोबल कॉमन जैसी चीज़ है। तो इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो ये सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई चीज़ होती है तो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। अमेरिका इतना पोल्यूशन कर रहा है लेकिन आए दिन वो कभी WTO से निकल जा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, सॉरी WHO से। तो एक तरह से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी की मानी जाती है, प्लेटो के कम्युनिज्म में यही तो है कि किसी की एक तरह से कहें कोई इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सभी की सभी के फैमिली को फिनिश कर दिया गया है। तो अब सभी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रोड्यूसर क्लास की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोडक्शन ज़्यादा करे, वो क्यों करेगा? उसकी अपनी फैमिली नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो ज़्यादा मोटिवेशन से काम नहीं कर पाएगा। तो एक तरह से जो प्लेटो, अगर एरिस्टोटल की आइडियाज़ को समझा जाए इस मायने में, तो ग्लोबल कॉमन्स जैसी जो चीज़ें हैं जो आज खतरे नज़र आ रहे हैं ग्लोबल कॉमन्स में, वो उस समय प्लेटो एक तरह से कहीं इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैरिज, फैमिली या प्रॉपर्टी की बात करें, ये टाइम टेस्टेड इंस्टीट्यूशन है, प्लेटो का एरिस्टोटल का मानना है। तो इनको नहीं ख़त्म किया जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत सालों से आ रहे हैं, हज़ारों सालों से आ रहे हैं और इनके वजह से सोसाइटी रन कर रही है। अगर आप इसको ख़त्म कर देंगे तो सोसाइटी कैसे रन करेगी? सिस्टम ऑफ कम्यून ऑफ वाइफ्स इज एक्चुअली टेकिंग अस बैक टू बारबेरिक एज। अगर हम फैमिली या वाइफ्स को एक तरह से कहें, जो प्लेटो का कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स या फैमिली है, वो हमको एक अलग अलग बारबेरिक एज में ले जा रहा है। जब आदिमानव वाला सिचुएशन, जब पता ही नहीं है कि कौन किसकी पत्नी है, कौन किसका पति है, कोई किसी के साथ भी फिजिकल रिलेशन बना ले रहा है, कोई मतलब इस तरह की चीज़ें, वो बारबेरिक एज में एक तरह से कहें जब उतना सेंसिबल ह्यूमन नहीं था, उसके पास इतनी नॉलेज नहीं थी, इतना सोशल नहीं हुआ था वो। तो एरिस्टोटल कह रहे हैं कि एक हमको उस बारबेरिक एज में लेके जा रहा है जो कि सही नहीं है, एक आइडियल स्टेट के लिए ये नहीं सही है। हेंस फॉर एरिस्टोटल रेमेडी शुड नॉट बी वर्स दैन द डिजीज। तो प्रॉब्लम्स हैं लेकिन उसका सोल्यूशन प्रॉब्लम को घटाने के लिए होना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम को बढ़ाने के लिए। यहाँ ये बात समझने की ज़रूरत है कि एरिस्टोटल प्लेटो की जो कम्युनिज्म है वो सभी के लिए नहीं है। प्रोड्यूसर क्लास के लिए कम्युनिज्म ऑफ फैमिली या प्रॉपर्टी नहीं है और इसीलिए कम्युनिज्म इनका जो है वो पार्शियल माना जाता है। कार्ल पोपर ने भी प्लेटो को क्रिटिसाइज़ किया है। कार्ल पोपर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब लिखी, उसका नाम है इनमी ऑफ ओपन सोसाइटी, और उसमें उन्होंने माना है कि प्लेटो वाज द इनमी ऑफ ओपन सोसाइटी। प्लेटो के अलावा और भी कई थिंकर्स को, जैसे कि कार्ल मार्क्स को भी माना है कार्ल पोपर ने। तो ये लोग ओपन सोसाइटी के इनमी हैं क्योंकि कार्ल मार्क्स ने भी कम्युनिज्म की बात की है, तो जिसमें इंडिविजुअल की लिबर्टी को नज़रअंदाज कर दिया गया। तो कार्ल पोपर ने कई स्कॉलर्स को, कई थिंकर्स को वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट के क्रिटिसाइज़ किया है, प्लेटो को भी क्रिटिसाइज़ किया है। कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड फैमिली वाज बाउंड टू क्रिएट कन्फ्यूजन। इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर सकते, इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होगा। किसी को पता नहीं है कि उनका बेटा, उनकी बेटी कौन है और उनका पिता या उनकी माँ कौन है। वन फीमेल वुड बी वाइफ ऑफ ऑल द गार्जियन एंड वन मेल द हस्बैंड ऑफ ऑल द फीमेल। तो एक व्यक्ति पूरी महिला, मतलब पता नहीं है तो ऐसे ही मान सकते हैं ना। पुशिंग अस टूवर्ड्स द बारबेरिक एज, ये भी मान रहे हैं कि हमको काफ़ी पीछे लेके जा रहा है उस बारबेरिक एज में, जब असभ्य समाज में जब आदिमानव जैसी चीज़ें थीं। तो इसीलिए वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इनकी इस सिस्टम को।
कार्ल पोपर कह रहे हैं ना तो ये मोनोगेमी है ना तो ये बाईगेमी है कि एक व्यक्ति दो महिलाओं से शादी कर रहा है या एक महिला दो पुरुषों से शादी कर रही है, ना ये पॉलीगेमी है कि एक व्यक्ति कई महिलाओं से शादी कर रहा है या एक महिला कई पुरुषों से शादी कर रही है, बल्कि ये बहुत ही आइडियलिस्टिक किस्म का, बहुत ही यूटोपिक किस्म का, बहुत ही इमेजिनरी किस्म का आइडिया है जिसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। ये रियलिटी का जो लाइफ है, डेली लाइफ है एक तरह से कहें, उससे काफ़ी दूर है। ये सिर्फ थ्योरेटिकल बेसिस पे सही लगता है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। ये कार्ल पोपर का मानना है कि कम्युनिज्म ऑफ फैमिली और प्रॉपर्टी वो काफ़ी डाउटफुल है। इट इज़ डाउटफुल इफ कम्युनिज्म ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी वुड ब्रिंग ए ग्रेटर डिग्री ऑफ यूनिटी बाई मेकिंग द गार्जियन ए सिंगल फैमिली। तो कार्ल पोपर सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं। उनका मानना है कि मुझे नहीं, उनको लग रहा है कि सोसाइटी में प्लेटो कह रहे हैं कि कम्युनिज्म ऑफ फैमिली से ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि आएगी। तो इस तरह से वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। कई स्कॉलर हैं जो प्लेटो के कम्युनिज्म को मॉडर्न कम्युनिज्म यानी कि जो कार्ल मार्क्स का कम्युनिज्म है, मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन जो है, उसके बेसिस पे दोनों को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। इसमें प्रोफेसर चाची एंड प्रोफेसर मैक्से की कुछ कंपेरेटिव एनालिसिस को हम यहाँ पर इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें सिर्फ इनकी आइडियाज़ नहीं है, कुछ और आइडियाज़ हैं, लेकिन उन्हीं के एक तरह से कहें उन्हीं की कुछ ज़्यादातर चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। जैसे प्लेटो का कम्युनिज्म, हम समझेंगे यहाँ कि प्लेटो का कम्युनिज्म मार्क्स के कम्युनिज्म से किस तरह से डिफरेंट था। दोनों कम्युनिज्म की बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों के कम्युनिज्म में बहुत बेसिक डिफरेंसेज हैं। क्या? प्लेटो का कम्युनिज्म गार्जियन क्लास के लिए था, सिर्फ प्रोड्यूसर क्लास के लिए नहीं था। यानी कि सोसाइटी का एक तबका ऐसा है, एक वर्ग ऐसा है जिसके लिए प्लेटो का कम्युनिज्म नहीं लागू हो रहा है, लेकिन मार्क्स का कम्युनिज्म पूरी सोसाइटी के लिए था। प्लेटो का जो ऑब्जेक्टिव था कम्युनिज्म का, वो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव का मतलब एक आइडियल स्टेट बनाना था, लेकिन मार्क्स का कम्युनिज्म एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव था कि जो प्रोलिटेरिएट हैं और जो बुर्जुआ क्लास है उनको फिनिश करके सभी को इक्वल कर दिया जाए इकोनॉमिकली, क्योंकि कुछ लोग रिच हैं, कुछ लोग बहुत पुअर हैं, तो सभी को इक्वल करना यानी उनका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव था। प्लेटो ने अपनी जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, आइडियल स्टेट को पाने के लिए कम्युनिज्म का जो सोल्यूशन दिया वो इकोनॉमिक सोल्यूशन है। उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी को फिनिश किया जा रहा है, फैमिली को फिनिश किया जा रहा है। वहीं पर कार्ल मार्क्स ने अपनी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव यानी कि पावर इनइक्वलिटी जैसी चीज़ों को फिनिश करने के लिए कम्युनिज्म का जो सोल्यूशन दिया वो पॉलिटिकल सोल्यूशन है कि डिक्टेटरशिप, आप प्रोलिटेरिएट की बात कर रहे हैं कि वो एक तरह से कहें पॉलिटिकल सोल्यूशन है। प्लेटो के कम्युनिज्म में कई तरह की सोशल वर्चूज हैं। प्लेटो के कम्युनिज्म आइडियल स्टेट को लाने की बात कर रहा है, लेकिन मार्क्स का कम्युनिज्म सोशल इविल, एक तरह से कहें ये सोशल इविल की तरह देखता है। सोसाइटी में जो चीज़ें हैं उसको ट्रीट करने की कोशिश कर रहा है। प्लेटो के कम्युनिज्म में 3 क्लास हैं। एक क्लास वंचित है कम्युनिज्म से, लेकिन और 2 क्लास हैं जो प्लेटो के कम्युनिज्म में इंक्लूडेड हैं। और क्राइटेरिया फॉर डिवीजन इज़ द स्पिरिचुअलिटी। प्लेटो के कम्युनिज्म का क्राइटेरिया जो है वो स्पिरिचुअलिटी है, लेकिन मार्क्स के कम्युनिज्म का क्राइटेरिया इकोनॉमिक बेसिस है। प्लेटो का कम्युनिज्म 3 क्लास में डिवाइडेड है, लेकिन मार्क्स का कम्युनिज्म 2 क्लास में डिवाइडेड है। प्लेटो ने क्लास को कंटिन्यू रखने की बात की कि क्लास रहें, वो सोसाइटी के लिए अच्छे हैं, लेकिन मार्क्स ने कहा क्लास नहीं होना चाहिए। उन्होंने क्लास को ख़त्म करने की बात, एवोल्यूशन ऑफ क्लास की बात की। प्लेटो जो बात कर रहे हैं वो एजुकेशन के थ्रू मेंटल रिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, लेकिन मार्क्स एक ऐसे वायलेंट रिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं जो क्लास को फिनिश कर दे। तो मार्क्स क्लास को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन की तरह देख रहे हैं, लेकिन वहीं पर प्लेटो कह रहे हैं कि क्लास होने की वजह से सोसाइटी में हार्मनी रहेगी। प्लेटो का मानना है कि स्टेट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वहीं मार्क्स मानते हैं कि स्टेट रहेगा तो एक तरह से कहें स्टेट एक इंस्ट्रूमेंट की तरह एक्ट करता है जो प्रॉपर्टीड क्लास हैं, जो हैव्स हैं, इसीलिए स्टेट को नहीं रहना चाहिए। यानी वो स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी की बात कर रहे हैं। मार्क्स मानते हैं कि स्टेट विल विदर अवे, स्टेटलेस रिवोल्ट अगेंस्ट द स्टेट। तो मतलब एक तरह से वो स्टेट के अगेंस्ट में है, लेकिन प्लेटो स्टेट को मानते हैं। स्टेट वर्क्स इन इंटरेस्ट ऑफ द ऑल क्लास। प्लेटो मानते हैं कि स्टेट सभी क्लास के इंटरेस्ट में काम करता है, लेकिन मार्क्स मानते हैं स्टेट सिर्फ हैव्स
यानी जो बुर्जुआ क्लास है उसके इंटरेस्ट में काम करता है। प्लेटो का मानना है कि सभी लोगों को, चाहे भले ही उनको गलत लगे, उनको मानना, स्टेट की जो कानून हैं उनको मानना चाहिए। लेकिन मार्क्स को लगता है कि जो प्रोलिटेरिएट हैं उनको स्टेट के अगेंस्ट में रेवोल्यूशन करना चाहिए और स्टेट को ख़त्म कर देना चाहिए, और एक तरह से डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट की बात कर रहे हैं मार्क्स। प्लेटो के कम्युनिज्म में इंटेलेक्चुअल क्लास ही रूलिंग क्लास है, लेकिन मार्क्स के कम्युनिज्म में रूलिंग क्लास सभी, एक तरह से कहें मार्क्स के कम्युनिज्म में ऐसा कोई बहुत डिस्टिंक्शन नहीं है। प्लेटो मटेरियलिस्टिक टेम्पटेशन एंड इट्स नेचर इज इंडिविजुअलिस्टिक। तो प्लेटो का एक तरह से कहें कि मार्क्स के कम्युनिज्म की अगर हम बात करें तो मार्क्स का कम्युनिज्म पूरी सोसाइटी के लिए है, लेकिन प्लेटो का कम्युनिज्म इंडिविजुअलिस्टिक नेचर का है। प्लेटो की कम्युनिज्म की बात करें तो वो बहुत आइडियलिस्टिक किस्म का है, बहुत फिलॉसफिकल, बहुत थ्योरेटिकल, बहुत यूटोपिक, बहुत इमेजिनरी किस्म का है। लेकिन मार्क्स का कम्युनिज्म मटेरियलिस्टिक बेसिस पे है, और वो एक तरह से कहें उतना यूटोपिक नहीं है जितना प्लेटो की कम्युनिज्म है। अब हम समझने की बात करते हैं कि प्लेटो का जो थ्योरी ऑफ फिलासफर किंग था, क्योंकि एजुकेशन के बाद में अब फिलासफर किंग को हम समझ लें तो ज़्यादा सही है। वाई फिलासफर किंग? फिलासफर किंग क्यों चाहिए? क्योंकि फिलासफर किंग जो है वही समझ पाएगा कि सोसाइटी में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। सॉक्रेट्स या प्लेटो, कई लोगों ने फिलासफर किंग को अच्छा माना है। सॉक्रेट्स इवन ये मानते थे कि नॉलेज इज़ वर्चू, और अब नॉलेज वाले लोग अगर रूल करेंगे तो वो आइडियल स्टेट बनेगा। सॉक्रेट्स का ये भी मानना था कि द पब्लिक इज इविल, बी मस्ट क्योर आवर मास्टर। तो एक तरह से कहें प्लेटो की जो आइडिया है, अंटिल फिलासफर्स आर द रूलर लर्न फिलासफी देयर शुड बी नो एंड टू द प्रीडेकमेंट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो अगर ह्यूमन लाइफ की प्रॉब्लम को फिनिश करना है तो या तो उनको रूलिंग क्लास में इंक्लूड करो जो फिलासफर हैं, या तो जो रूलिंग क्लास है उनको नॉलेज दे दो, उनको फिलासफी बढ़ा दो। तो एक तरह से प्लेटो का जो थ्योरी ऑफ फिलासफर किंग है वो यही है। प्लेटो के फिलासफर किंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? पहला बात, वो उसको क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए। उसमें कैपेसिटी ऑफ रीजन होना चाहिए। आपको जो 50 साल तक पढ़ाई करेगा उसके अंदर रीजन तो डेवलप कर ही दिया जाएगा प्लेटो के द्वारा। उसको जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी रिगरस ट्रेनिंग से वो आया हो, तो प्लेटो इसी 50 साल तक ट्रेनिंग के बाद में अपनी रूलिंग क्लास जनरेट करा रहे हैं। उसके पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी या प्राइवेट फैमिली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्लेटो मान रहे हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी और प्राइवेट फैमिली की वजह से कई तरह के करप्शन और प्रॉब्लम जनरेट होगी। तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी और फैमिली है उनको रूलिंग क्लास या फिलासफर किंग में नहीं इंक्लूड किया जाएगा। फिलासफर किंग एक नॉलेज और सेक्रीफाइस का सिंबल है, तो इसीलिए उसको तैयार रहना चाहिए कि किसी भी तरह के सेक्रीफाइस के लिए, और उसके पास नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज किस चीज़ का? नॉलेज इस चीज़ का कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, सोसाइटी में जस्टिस क्या है, क्या उचित है क्या अनुचित है, इस तरह की चीज़ों का। और उसके मन में पावर या प्रॉपर्टी या फैमिली के लिए कोई किसी भी तरह का आकर्षण यानी लस्ट नहीं होना चाहिए। प्लेटो मानते हैं कि फॉर नो लॉ और ऑर्डिनेंस इज माइटर देन नॉलेज, यानी कि कोई कानून या कोई ऑर्डिनेंस अध्यादेश नॉलेज से ज़्यादा पावरफुल नहीं है। इसीलिए जो नॉलेजेबल लोग हैं, जो फिलासफर किंग हैं, उसको हर कानून से ऊपर रखना चाहिए और उसको एब्सोल्यूट पावर दे दिया जाना चाहिए सोसाइटी को रूल करने का। और एक तरह से कहें कि एब्सोल्यूट पावर उसे इसलिए, जैसे कि डॉक्टर को कोई ये ना सिखाए कि किस तरह से इलाज करना है, तो डॉक्टर अपने हिसाब से इलाज कर सकता है, क्योंकि डॉक्टर जानता है कि रोग क्या है और रोग का इलाज क्या है। उसी तरह से फिलासफर किंग को पता है कि सोसाइटी में प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है। तो इसीलिए प्लेटो कह रहे हैं कि उसको एब्सोल्यूट पावर दे दिया जाना चाहिए किंग को, ताकि वो सोसाइटी की चीज़ों को अच्छे से हैंडल करे और आइडियल स्टेट बनाए। इफ़ एथेंस, प्लेटो का ये भी मानना था कि अगर एथेंस को वर्चुअस स्टेट बनाना है, आइडियल स्टेट बनाना है, तो वो फिलासफर किंग के द्वारा रूल किया जाना चाहिए। Until the philosophers rule which is never going to be materialized, तो जब तक फिलासफर नहीं रूल करेंगे तब तक आइडियल स्टेट मटेरियलाइज नहीं होगा, नहीं ज़मीन पे आएगा। पावर, प्लेटो गिव्स एब्सोल्यूट पावर टू फिलासफर्स
प्लेटो के अकॉर्डिंग फिलासफर के पास एब्सोल्यूट नॉलेज होगा तो पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से वो काम नहीं करेंगे और उनके पास एक तरह से कहीं पब्लिक ओपिनियन का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, उनके पास एब्सोल्यूट पावर होना चाहिए और वो डिसाइड करें कि क्या सही है क्या गलत है। क्यों देना चाह रहे हैं प्लेटो एब्सोल्यूट पावर फिलासफर किंग या क्वीन को? क्योंकि फिलासफर किंग या क्वीन के पास नॉलेज है, एब्सोल्यूट नॉलेज है और उसको पता है कि सोसाइटी में क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो उसका डिसीजन इस हिसाब से नहीं लिमिटेड होना चाहिए कि सोसाइटी के लोग क्या सोचते हैं। अगर एक डॉक्टर को लिमिट कर दिया जाए कि मरीज के हिसाब से काम करो, मरीज अगर किसी दवा को खा रहा है, उसको तीखा लग रहा है या कड़वा लग रहा है तो वो दवा नहीं खाएगा, लेकिन वो दवा तो उसके लिए अच्छा है ना। तो डॉक्टर जिस तरह से डॉक्टर एक मरीज को उसकी इच्छा के अगेंस्ट भी कई तरह के इंजेक्शन या दवा दे सकता है और वो उसके लिए अच्छा होगा, उसी तरह से एक फिलासफर किंग सोसाइटी में जिस तरह की चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहेगा, जब वो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एलिजिबल होगा, उसके पास एब्सोल्यूट पावर होगा, तो वो सोसाइटी को आगे बढ़ाएगा। पब्लिक ओपिनियन से फिलासफर किंग को लिमिटेड नहीं किया जाना चाहिए, कस्टम्स ट्रेडिशन या किसी किताब से भी लिमिटेड नहीं किया जाना चाहिए और कोई साधारण किताब। ये बात सच है कि प्लेटो ने खुद एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था और उस एक तरह से अपने उस कॉन्स्टिट्यूशन से लिमिटेड किया था फिलासफर किंग को, लेकिन उसके अलावा किसी ऑर्डिनरी किताब से फिलासफर किंग को लिमिटेड नहीं किया जाना चाहिए। द ओनली लिमिटेशन आर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रिपब्लिक एज गिवन बाई प्लेटो। तो प्लेटो के फिलासफर किंग या क्वीन पर सिर्फ एक तरह का लिमिटेशन है और वो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो प्लेटो खुद लिखे थे। प्लेटो कहते हैं इट्स फुलिश टू लिमिट द एक्सपर्ट्स प्रैक्टिशनर ऑफ मेडिसिन विथ ए बुक ऑफ मेडिसिन। तो एक मेडिसिन की किसी नॉर्मल किताब या किसी ट्रेडिशन के हिसाब से या पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से किसी चिकित्सक को, किसी डॉक्टर को ये बताना कि इस तरह से इलाज होता है, ये मूर्खता वाली बात है। वो जानता है, वो बहुत एजुकेटेड है, बहुत नॉलेजेबल है, वो जानता है कि सही क्या है गलत क्या है पेशेंट के लिए, तो वो अपने हिसाब से इलाज करेगा और पेशेंट का सही से इलाज होगा। क्रिटिसिज्म ऑफ फिलासफर किंग क्या है? लॉर्ड एक्टन या एरिस्टोटल जैसे और कई स्कॉलर्स ने कार्ल पोपर जैसे स्कॉलर्स ने प्लेटो के फिलासफर किंग या क्वीन का क्रिटिसिज्म किया है। लॉर्ड एक्टन मानते हैं कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अगर पावर तो करप्ट करता ही है, लेकिन अगर किसी को एब्सोल्यूट पावर आपने दे दिया तो वो एब्सोल्यूटली करप्शन तो करेगा ही करेगा। एरिस्टोटल ने भी प्लेटो को क्रिटिसाइज़ किया है, प्लेटो के कॉन्सेप्ट जो है, इंस्टीट्यूशन जो है फिलासफर किंग का, कि प्लेटो एरिस्टोटल का मानना था कि कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति कैसा भी हो वो अंततः टेक्निकल हो ही सकता है अगर उस पर किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जब कोई व्यक्ति जो रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चलता है तो उसके ऊपर लिमिटेशंस होती हैं और वो उसके टेक्निकल होने के चांसेस बहुत घट जाते हैं। एरिस्टोटल मानते हैं कि जो कानून है एक बहुत टाइम टेस्टेड इंस्टीट्यूशन है, कानून के हिसाब से चलने में समस्याएं कम हैं और इसीलिए वो प्लेटो के फिलासफर किंग या क्वीन के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। एरिस्टोटल मानते हैं कि लॉ रिप्रेजेंट्स द कलेक्टिव विजडम ऑफ द एज व्हिच इज प्रीफरेबल ओवर वन मैन। तो एक व्यक्ति के विचार पे चलने के बजाय जो कानून है वो दशकों से या सदियों से चली आ रही होती हैं, तो कानून को मानना ज़्यादा सही है, ना कि एक व्यक्ति को फ्री छोड़ दिया जाए वो जो चाहे वो करे। एरिस्टोटल सजेस्ट ये रूलर हैज़ टू बी अंडर लॉ, और इसीलिए एरिस्टोटल मानते हैं कि एक व्यक्ति को कानून के अंदर रहना चाहिए। लॉ इज ए रीजन फ्री फ्रॉम पैसन, क्योंकि एरिस्टोटल मान रहे हैं कि कानून पैसन से फ्री है। एक तरह से कानून में कभी भावनात्मक चीज़ें नहीं होती हैं, गलत को गलत कहा जाता है और सही को सही। लेकिन अगर फिलासफर किंग किसी से कभी पैशनेट होकर कोई डिसीजन लिया कि मान लो एक पार्टिकुलर गांव के लोगों को विस्थापित करना है, तो वो पैशनेट डिसीजन गलत हो सकता है, लेकिन कानून के हिसाब से चलने में प्रॉब्लम्स कम हैं। एरिस्टोटल ये भी मानते हैं कि हम एक्चुअल वर्ल्ड में फिलासफर किंग या क्वीन जैसे व्यक्ति को प्रैक्टिकल फॉर्म में हम पा नहीं सकते हैं और इसीलिए रूल ऑफ लॉ ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अच्छा एक बात और है कि प्लेटो ने जो अपनी जीवन के लास्ट में किताब लिखी द लॉज, जिसके बारे में हमने शायद सेकंड वीडियो में बात की भी है, सेकंड या फर्स्ट वीडियो में, उसमें प्लेटो मान रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ फिलासफर किंग अगर नहीं मिला तो बेटर ऑप्शन है। तो इसीलिए कुछ स्कॉलर ये भी कहते हैं कि प्लेटो का जो सेकंड बेस्ट स्टेट है
वो एरिस्टोटल का आइडियल स्टेट, एरिस्टोटल का प्रैक्टिकेबल या आइडियल स्टेट बन जाता है। Those states are best governed where rulers are reluctant to govern rather than where they are eager to govern। तो प्लेटो फिर भी वही बात कह रहे हैं कि फिलासफर किंग चूँकि रूल करने के लिए, गवर्न करने के लिए ईगर नहीं है, बहुत उत्सुक नहीं है, इसीलिए उनके मन में पावर के प्रति टेम्पटेशन नहीं होगा, वो करप्शन के चांसेज उनके मन में कम होंगी। लेकिन जो गवर्न करना चाहते हैं वो ऑफ कोर्स करप्शन करेंगे। और आज के ज़माने में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से इलेक्शन को जीतने के लिए कई तरह के करप्शन किए जाते हैं। इवन सत्ता में रहने के लिए किसी की मर्डर, किसी का रेप या कुछ भी कराया जा सकता है। इवन विधायकों को या सांसदों को खरीदा और बेचा जा सकता है पैसे लेकर के। तो ये चीज़ें हैं। तो फिर दोबारा वही बात कि प्लेटो ने जो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया वो प्रॉब्लम सही था, लेकिन उन्होंने जो सोल्यूशन दिया वो काफ़ी एक तरह से कहें गलत था, वो सही तरीका नहीं था। अगर कोई पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है फिर भी उसको फिलासफर किंग बना दिया जा रहा है, तो वो किस तरह से सोसाइटी को आगे बढ़ाएगा। तो प्लेटो ने ह्यूमन साइकोलॉजी को अंडर एस्टिमेट किया, ओवरलुक किया, और ये मे नॉट बी द बेस्ट वे टू टैकल करप्शन टू अचीव गुड गवर्नेंस। तो हो सकता है एक तरह से कहीं प्लेटो के हिसाब से ऐसा उस समय की सोसाइटी में अगर लग रहा है प्लेटो को, लेकिन ये उन प्रॉब्लम्स को फिनिश करने के लिए सही तरीका हो सकता है, लेकिन फिर ये दोबारा एक अलग तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। प्लेटो का जो थ्योरी ऑफ फिलासफर किंग है, अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, और ये पहले वाली प्रॉब्लम से ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो ये गुड गवर्नेंस के लिए एक सही तरीका नहीं है। अब इसके बाद में कई तरह के क्रिटिसिज्म हैं प्लेटो का। कुछ लोग प्लेटो को फेमिनिस्ट मान के फेमिनिस्ट बेसिस पे क्रिटिसाइज़ करते हैं, कुछ लोग टोटलिटेरियन बेसिस पे, कुछ लोग फासिस्ट बेसिस पे क्रिटिसाइज़ करते हैं, और वहीं कुछ लोग प्रेज़ भी करते हैं प्लेटो को। तो आगे आने वाले वीडियोज़ में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बने रहिए चैनल पर। हमारी जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं प्लेटो के बारे में, या और हमने कई वीडियोज़ इंडिविजुअलिज्म या और कई सारी चीज़ों पर बनाया है, आप उसको देखते रहिए। इस वीडियो में अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हम CUET PG के स्टूडेंट्स, CUET UG के स्टूडेंट्स की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप हमसे हमारी ईमेल ID के माध्यम से, जो कि आप नीचे पा सकते हैं स्लाइड में, वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।